नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की तारीख आजकल चुनाव प्रचार में हर मंच से सुनाई दे रही है। ऐसे में विधानसभा के साथ ही 24 के चुनाव में ये बीजेपी का सबसे बड़ा गारंटी कार्ड है, जिसका फायदा बीजेपी को चुनाव में मिलना तय है। इसी बीच योगी कैबिनेट की एक बैठक भी अयोध्या में होने जा रही है, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि योगी सरकार अयोध्या से जुड़ा बड़ा फैसला ले सकती है। अब देखना यह है कि गुरुवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में रामलला की नगरी को क्या तोहफा मिलने वाला है। तो आज रामलला की नगरी और सरकार के फैसलों पर हम करेंगे बात। तो जिस तरह से योगी कैबिनेट की बैठक अयोध्या में होना तय हो चुका है, योगी कैबिनेट की वहां पर बैठक होगी। और इस तरह की बैठक की यदि हम बात करें तो योगी कैबिनेट की बैठक इससे पहले 2019 में प्रयागराज में कुंभ के दौरान भी हो चुकी है। ऐसे में माना जा रहा है और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि योगी कैबिनेट की बैठक के बाद अयोध्या के लिए एक बार फिर कुछ नई घोषणा सामने आ सकती है, कोई नया तोहफा रामलला की नगरी के लिए सामने आ सकता है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार के साथ ही साथ अयोध्या के पूरे क्षेत्र को विकसित करने के लिए, उसे डेवलप करने के लिए लगातार भारी भरकम योजनाओं का दौर अयोध्या नगरी में इस समय जारी है। राम मंदिर के साथ ही साथ पूरे अयोध्या कॉरिडोर को भी विकसित करने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ ही साथ केंद्र सरकार के सहयोग से ये काम उत्तर प्रदेश में लगातार किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय रामकथा धाम में होने वाली है बैठक और योगी कैबिनेट की इस बैठक को लेकर अब कयास भी लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक के बाद कुछ बड़ा फैसला निकलकर सामने आ सकता है। बैठक से पहले योगी कैबिनेट रामलला के दर्शन करेंगे, पूरी कैबिनेट रामलला के दर्शन करेगी और उसके बाद माना जा रहा है कि बैठक होगी। उस पर अहम बिंदुओं पर विचार विमर्श के बाद अयोध्या के लिए कुछ नया फैसला सामने आ सकता है। निर्माणाधीन मंदिर प्रांगण का जायजा भी लेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो जिस तरह से 20,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं पर अयोध्या में चल रहा है काम, पूरे अयोध्या कॉरिडोर से लेकर मंदिर कॉरिडोर को लेकर जिस तरह से काम चल रहा है, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले पेश है एक रिपोर्ट। रामलला की शरण में होगी कैबिनेट की बैठक। पहले रामलला के दर्शन, फिर फैसले लेगी योगी सरकार। पहली बार अयोध्या में होगी योगी कैबिनेट की बैठक। अयोध्या कैबिनेट के जरिए राम राज का एहसास कराएगी सरकार। 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के लिए चल रहे चुनाव प्रचार में मंचों से राम मंदिर का मुद्दा खूब गूंज रहा है। बीजेपी के स्टार प्रचारक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की तारीख याद दिलाकर एक अहम वादे को पूरा करने का ऐलान मंचों से कर रहे हैं। क्या कांग्रेस साथी थी क्या? अगर कांग्रेस साथी 1947 में, 48 में, 51 में, 52 में, 53 में, 54 में या उसके बाद भी लंबे समय तक उनकी सरकार रही, उन्होंने कभी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं करने दिया, विवाद खड़ा किया, राम भक्तों को मरवाते थे, पिटवाते थे, उनके सहयोगी गोली चलवाते थे। इस चुनावी संगम के बीच गुरुवार को पूरी योगी कैबिनेट रामलला की शरण में होगी। दर्शन पूजा के बाद सरकार वहां कई अहम फैसले लेने जा रही है। अब इसको लेकर यूपी की सियासत भी हिलोरे मार रही है। विपक्ष सरकार के इस कदम पर सवाल उठा रहा है। कि सवाल ये नहीं है कि कैबिनेट की बैठक वो लखनऊ में होने जा रही है, अयोध्या में होने जा रही है या वाराणसी में होने जा रही है। सवाल ये है कि कैबिनेट की बैठक से जनता को राहत क्या मिलने जा रही है। क्या दूध दही पे टैक्स कम होने जा रहा है, महंगाई से छुटकारा मिलने जा रहा है, क्या बेरोजगारी दूर होने जा रही है, क्या 1090 की जो महिला कर्मचारी धरने पे बैठी हैं, क्या उनकी मांगों को पूरा किया जा रहा है, क्या शिक्षक भर्ती में जो अभ्यर्थी हैं जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या उनको राहत का कोई संदेश मिलने जा रहा है, क्या किसानों को कुछ मिलने जा रहा है। सवाल ये है कि कैबिनेट की बैठक से जनता को क्या मिलने जा रहा है। कैबिनेट की बैठक कहाँ होती है, हम समझते हैं जनता को इससे कोई सरोकार नहीं। भाजपा योगी आदित्यनाथ सरकार की नीयत साफ नहीं है।
नियत पर सवाल है। आप कैबिनेट बनारस में करिए, अयोध्या में करिए, लखनऊ में भी करिए, लेकिन जो राजधर्म है, जिसके लिए उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको सत्ता में पहुंचाया, आपने वादे किए थे कि हम 70 लाख नौकरियां देंगे, नौजवान सड़क पर घूम रहा है। आपने कहा था महिलाएं 24 घंटे आधी रात में स्वतंत्र घूम सकती हैं सुरक्षित। सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। आपकी सरकार में दलितों को दिन रात मारा पीटा जा रहा, हत्याएं हो रही। सरकार बलात्कारियों और अत्याचार करने वालों को बचाती फिर रही है। तो जो आपका चरित्र है उस पर सवाल है। किसानों के लिए आपने वादे किए थे, क्या हुआ उसका? अयोध्या में करिए बैठक, लेकिन जो राजधर्म है उसे भी निभाइए। खबर यह है कि अंतर्राष्ट्रीय राम कथा धाम में होने वाली कैबिनेट की बैठक से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ और उनकी पूरी कैबिनेट के सभी सदस्य पहले रामलला के दर्शन करेंगे, साथ ही निर्माणाधीन मंदिर प्रांगण का जायजा लेंगे। इसके बाद कैबिनेट की बैठक में तमाम बड़े फैसलों पर मोहर लगेगी। भारत की संस्कृति को पुष्पित पल्लवित करने वाले लोग जहां भी हैं, इस घटना को बड़े संतोष और उम्मीदों के साथ देखेंगे, क्योंकि पूरे विश्व में जो मानवता के लिए एक संकट, एक खतरा खड़ा हो रखा है, यदि उसके शांति का समाधान कहीं से निकलना है तो वो राम राज्य से निकलना है। और वो राम राज्य जो है कहीं से उसका सूत्रपात होता है तो वो अयोध्या से होता है। तो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में अयोध्या में होने वाली बैठक अपने आप में अभूतपूर्व होगी, ऐतिहासिक होगी और 22 जनवरी 2024 को होने वाले रामलला के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के संदर्भ में भी बहुत महत्वपूर्ण होगी। दरअसल 2017 में जब बीजेपी सत्ता में आई, तब उसके बाद से ही अयोध्या योगी सरकार का सबसे बड़ा एजेंडे में शुमार रहा। केंद्र और राज्य सरकार की कुल मिलाकर इस वक्त 30,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाएं यहां पर चल रही हैं। गुरुवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में वाटर अथॉरिटी के गठन पर मोहर लग सकती है। सरयू नदी में भी इस परियोजना का हिस्सा है। कैबिनेट के एजेंडे में अयोध्या से जुड़े प्रस्तावों पर मोहर लगने की उम्मीद है। वैसे ऐसा पहली बार नहीं हो रहा कि योगी सरकार की कैबिनेट लखनऊ से दूर हो रही हो। इससे पहले भी राजधानी लखनऊ से बाहर योगी कैबिनेट की बैठक हो चुकी है। याद कीजिए 29 जनवरी 2019 को प्रयागराज में कुंभ मेला क्षेत्र में कैबिनेट की बैठक हुई थी। तब बैठक से पहले सीएम योगी और उनकी पूरी कैबिनेट के मंत्रियों ने संगम में डुबकी लगाई थी। इसके बाद मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेस वे के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मोहर लगी थी। इसलिए अयोध्या में ऐसे ही फैसले लेने की खबरें भी सामने आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो जिस तरह से अयोध्या को लेकर लगातार तैयारी चल रही है, एक तरफ तो 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या में तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट की बैठक भी वहां पर होने वाली है और कैबिनेट की बैठक के साथ ही साथ मुख्यमंत्री और उनकी पूरी टीम अयोध्या में होने वाले निर्माण कार्य का जायजा भी लेने के लिए पहुंच रही है। दूसरी तरफ अयोध्या का ये मुद्दा 5 राज्यों के चुनाव के साथ ही साथ 24 के चुनाव के लिए भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से न केवल एक अहम मुद्दा हमेशा से था, बल्कि इस बार के चुनावों में ये गारंटी कार्ड के तौर पर काम करने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से हर मंच से इस मुद्दे को भुनाती नजर आ रही है, उससे ये साफ है कि राम मंदिर का निर्माण कार्य और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तो 22 जनवरी को हो जाएगी, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए अयोध्या का ये कॉरिडोर का ये रास्ता 2024 के चुनाव में सिंहासन तक पहुंचाने वाला रास्ता भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बनने वाला है, जिसके लिए पूरी कोशिश और कवायद बीजेपी के द्वारा लगातार अलग अलग मंचों पे की जा रही है। साथ ही साथ अयोध्या में भी जिस तरह से योगी कैबिनेट की बैठक हो रही है, सीधे तौर पर राम राज्य के इशारे के साथ ही साथ जनता को याद दिलाने का काम किया जा रहा है। तो हमारी चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देती हूं। प्रदीप भटनागर जी, बीजेपी नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका प्रदीप जी। इसके अलावा महेश आर्य जी, सपा प्रवक्ता, हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और मुन्ना खान, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे
सबसे पहला सवाल प्रदीप जी आपसे ही यहां पर है कि तैयारी तो हो रही है 22 जनवरी की, योगी कैबिनेट की बैठक भी होगी और बैठक के बाद माना जा रहा है कि अयोध्या के लिए एक बार फिर से कोई बड़ी घोषणा हो सकती है। लेकिन जनता के लिए ये जो अयोध्या कॉरिडोर बन रहा है, जिसका रास्ता राम मंदिर तक होगा, आपके लिए ये अयोध्या कॉरिडोर का रास्ता 24 के सिंहासन तक पहुंचने का काम करेगा? देखिए, मीडिया क्या क्या लगाती है इस बारे में मैं नहीं बोलूंगा, मगर आपने 2-3 बार वाक्य बोला, बुनाना बुनाना बुनाना। अयोध्या जी या प्रभु श्री राम बुनाने वाले उनमें से नहीं है। जिन लोगों ने उस पर एलिगेशन लगाया, विरोध करे, ये तो वो बताएंगे कि वो क्या था। देखिए, प्रभु जी का जो मंदिर बनना था, ये वही लोग हैं जो पूछते थे तारीख पूछते थे। आज तारीख पता लग गई है और आज कब उद्घाटन होना है, प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कब होनी है, उसकी भी तारीख बहुत जल्द आ गई है। अब अपने कैबिनेट की बात करें। देखिए, इस प्रदेश के अंदर और इतने बड़े प्रदेश के अंदर और इतनी बड़ी संख्या जिसमें रहती हो और उसकी कैबिनेट की अगर बैठक हो रही हो तो होनी चाहिए, अच्छी बात है। मैं तो जिस तरह आपने कहा बताया कि प्रयागराज में हुआ, आज अयोध्या में है, मैं तो कल मेरठ में भी होनी चाहिए। अगर प्रदेश की जनता के अंदर आत्मविश्वास बढ़ाना है, प्रदेश के विकास के लिए, हर क्षेत्र में विकास के लिए कैबिनेट की अगर ऐसी बैठकें अगर होती है तो होनी चाहिए। होनी चाहिए, ठीक है। अगर प्रदेश वो पिछड़ा प्रदेश है जिसको कोई देखना पसंद नहीं करता था, जब उससे हमारे पूर्वांचल में अयोध्या कॉरिडोर बना या हमारे यहाँ काशी बना, देखिए 64% टूरिस्ट बढ़ा है। और जो ये प्रभु श्री राम के जो अयोध्या में नगरी में जो उद्घाटन मंदिर का जो भव्य निर्माण हुआ है, इसके अंदर लाखों की संख्या में पहुंचने वाले हैं प्राण प्रतिष्ठा में, लाखों की संख्या में। इसमें लाखों की संख्या विदेशियों की भी है, राजदूतों की भी है। ठीक है, तैयारी चल रही है। मैं कहाँ एतराज कर रही हूँ कि बैठक नहीं होनी चाहिए, बैठक होनी चाहिए। लेकिन 19 के बाद आप अब कर रहे हैं, आप खुद कह रहे हैं कि हर क्षेत्र में होनी चाहिए, तो आप हर क्षेत्र में करते हैं और उसके बाद अयोध्या भी पहुंचते, तो ये सवाल ही नहीं होता। जैसे योगी आदित्यनाथ जी जनता दरबार लगाते हैं, वैसे हर किसी को आदत हो जाती है कि भाई मुख्यमंत्री तो जनता दरबार लगाते हैं, कैबिनेट की बैठक भी करते हैं, लेकिन कुछ खास होगा तो सवाल तो बनते हैं ना। आप नहीं, बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बात है, सवाल तो होने भी चाहिए, सवाल से शिक्षा ज्ञान मिलता है। आप ये देखिए, प्रदेश के अंदर ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं है जो जनता दरबार लगाता हो। हमने किसी मुख्यमंत्री को नहीं देखा जनता दरबार लगाते हुए, और पिछली सरकारें भी गई, उनमें भी नहीं देखा हमने। कम से कम वो जनता के बीच में आने वाला कोई है तो सही, चाहे वो किस राज्य में किस जिले में बैठता है, किस जिले में आते हैं, वही चीज ये है। बात है काम होना चाहिए। देखिए, मैं आपके सुन रहा था, बड़े वक्ताओं ने आपकी स्टेटमेंट दी कि जिनको दिख रहा था कि महिला सुरक्षा नहीं दिखती, जिनको दिखता है कि इस प्रदेश में किसानों को नहीं दिखता, बड़ी चीजें बोल रहे थे। ठीक है, महेश जी के पास आऊंगी, आपके पास आती हूँ मैं। प्रदीप जी आपके पास आती हूँ मैं। महेश जी, जिस तरह से लगातार राम मंदिर को लेकर भारतीय जनता पार्टी के हर मंच से अब तारीख सुनाई दे रही है और तमाम पार्टियों को इस पर ऐतराज भी है, आप भी उसी में से शामिल है जिसमें आप लगातार सवाल उठाते हैं, लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह भी बनता है कि जब से कोर्ट का फैसला आया है उसके बाद दर्शन करने के लिए तो आपको किसी ने रोका नहीं, तो सपा सुप्रीमो की बात हो या आपकी पार्टी के अन्य नेताओं की बात हो, आपको क्यों नहीं याद आते रामलला? देखिए प्रियंका जी, भारतीय जनता पार्टी पहले कहती थी और राम हमारी आस्था के विषय है और सारे लोगों को पता है, जो भी हिंदू में भरोसा करते हैं, जो करते हैं, निश्चित रूप से उनके देवी देवताओं, आराध्य देवों में उनकी आस्था होती है। लेकिन ये पहली बार देखने में आया है कि भारतीय जनता पार्टी और इनके जो पोषित करने वाली जो संघ है RSS, इन्होंने उसको सत्ता का साधन बनाया हुआ है। शिकायत इस बात पे है, सवाल इस बात पे उठता है कि देश की तमाम जनता भगवान राम में और तमाम ईश्वर में करती है, आस्था रखती है, मंदिर मस्जिद में जहाँ भी जिनका आराध्य देवता वहाँ पहुँचते हैं, अपने मंदिर पहुँचते हैं, मनोकामना की पूरी करते हैं, उसके लिए किसी उसको साधन नहीं बनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी भगवान राम को जब से मुद्दे को लेकर आई है, पहले तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जीविका का साधन बना था। 2 दशक में जब वो राम रथ यात्रा लेके चले थे, करोड़ों खरबों रुपए का उसका चंदा हुआ था और उसमें न जाने कितनी जनता ने, लोगों ने अपना योगदान किया था, तो उसका आज तक इनकी पार्टी, इनका संघ कोई भी उसका जवाब हिसाब किताब नहीं दे सका। सवाल हमेशा उठता रहा है और इनकी पार्टी के अशोक सिंघल जैसे महान नेता
जो इस आंदोलन के सबसे बड़े प्रखर नेता हुआ करते थे, वो लोग खुद ही जवाब हिसाब मांगते मांगते चले गए, दुनिया से विदा हो गए और वो नहीं कर पाए। तो ये भगवान राम के नाम पर पाप का काम करते हैं। रही बात बैठक की, तो बैठक में किसी ने कोई ऐतराज नहीं है, कहीं भी जाके करें, लेकिन बैठक में करेंगे क्या? भगवान राम की शरण में जाकर के सिर्फ वही आदमी जाता है, अंतिम क्षणों में जाता है तो राम राम का नाम लेता है। सरकार भी अंतिम क्षणों में चल रही है, 2024 में इनके अंतिम बिल्कुल संस्कार होने वाला है। इसलिए राम की शरण में जाने के अलावा जो देश में इतने मुद्दे हैं, उसके मुद्दे पर कभी चुनाव में आते नहीं है, चुनाव में मुद्दे पे चुनाव लड़ते नहीं है, और कोई न कोई घूम फिर करके सभी मुद्दे जो भी इन्होंने लेके आए थे उन पे सब पे फेलियर हो गए हैं, जिनका कोई डिलीवर नहीं किया है। सारे वादे जो थे। प्रदीप जी जवाब दीजिएगा, राम मंदिर के अलावा और कोई मुद्दा नहीं रह गया उत्तर प्रदेश में? तो सीधा सवाल है, सुन लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। देश की राजधानी में जो काम करने वाली कर्मचारी दर्शन करने गए, वो अपने वेतन के लिए गुहार कर रहे हैं। दिवाली का नजदीक है, इन्होंने सारे जो नौकरियां हैं वो पूरे आउटसोर्सिंग में दे दी है। और आउटसोर्सिंग का मतलब सीधा का सीधा पूरी तरीके से ऐसे समझ लो जैसे बंधुआ गुलाम जो नौजवान लोग हैं, पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, प्रदीप जी जवाब दीजिएगा। नौकरियों के स्थान पर ये बंधक मजदूर बना दिया गया है। प्रदेश को लूटने का काम किया हो, साल से 10-10 हजार रुपए पे नौकरियां कर रहे हैं, 12-12 घंटे की ड्यूटी देने के बाद महेश जी आपने सवाल किया है, जवाब सुन लीजिए। सरकार सुनने नाम नहीं ले रही है, उन पर लाठियां बांध रही है, उनको अपमानित कर रही है। देखिए हमारे बीच में बोले में इनको किसी बुजुर्ग ने छोड़ा। ये सच्चाई है कि बौखला करके ये आकर प्रवक्ता बोलते हैं जबरदस्ती, जनता ये सब देख रही है। आपके पास नौजवानों को आपने रोजगार दिया, किसानों को आपने सुनी आई थी, न आपने किया, न गन्ना के किसानों को ऋण माफ किया, न उनका पैसा भुगतान किया, और आप आकर महेश जी कितने सवाल आपने कर लिए? इतने सवाल तो आपने संसद में नहीं, विधानसभा में नहीं पूछे होंगे। महेश जी सवाल किए तो जवाब भी तो लीजिए ना, आप तो लगातार सवाल कर रहे हैं भाई, सवाल का जवाब भी तो लेते जाइए जी। मेरा सवाल तो पूरा आने नहीं दिया आपने। महेश जी डिबेट का समय निर्धारित है, इतने सवाल आप कैसे करेंगे? इतने सवाल के लिए आपको विधानसभा मिली है, विधानसभा में कीजिए ना आप सवाल। जी प्रदीप जी जवाब दीजिएगा। आपने सवाल करा था, आपने अयोध्या मंदिर राम मंदिर के लिए दर्शन के लिए सवाल का आपने सवाल करा था, वो जवाब नहीं दिया उसका बिल्कुल भी। इसका जवाब है क्योंकि मुझे पता है ये हिंदू विरोधी लोग हैं, इनको बहुत जेलसी होती है कहीं हिंदू एकत्रीकरण क्यों हो रहा है, मंदिर क्यों बन रहा है, ये चंदे के ऊपर। अरे भाई तुम्हारे सुप्रीमो ने कितना चंदा दिया ये तो बता दो, राहुल गांधी ने कितना चंदा दिया, और वो चंदे के लिए तब बोलो जब आपने कुछ दिया हो, तब आपको अधिकार है पूछने का कि हमने इतने लाख रुपए, इतने 100 रुपए, 2 रुपए दिए हो। होते कौन है आप पूछने वाले चंदा के बारे में? आपने क्या करा? नहीं प्रदीप जी ये गलत है, ये गलत है। राम मंदिर का ट्रस्ट है, सार्वजनिक है, मंदिर के लिए यदि कोई आम पब्लिक भी सवाल पूछेगी तो आपको जवाब देना होगा। जब चंदा चोरी की बात आई तो लगने लगी किया हो परिवार। जब आप कार्य पारदर्शिता से होने की बात करते हैं, जब आप भ्रष्टाचार मुक्त काम की बात करते हैं, तो सवाल तो आपसे कोई भी पूछ सकता है और जवाब आपको देना चाहिए। आप पार्टियां लगाओ, पूछ लो, हाईकोर्ट जाओ पूछ लो, किसने मना करा है? बहुत सादा नहीं पूछने के। जी मुन्ना खान जी बोलो। मुन्ना खान जी देखिए, प्रदीप भटनागर जी मित्र है हमारे, बस शांत रहे प्रदीप जी, आप जमीन पे भी तो लड़ते हो, कम से कम टीवी पे लड़ने का काम न करो आप। सुनिए, देखिए सबसे बड़ी बात, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, मैं धन्यवाद देता हूँ आपको। आपने सवाल किया कि अब राम मंदिर की बात, अयोध्या की बात क्यों आई, तो ये बीजेपी के शैली में रही है कि जब भी चुनाव आएंगे तो इनको हिंदुस्तान, पाकिस्तान, शमशान, कब्रिस्तान इनको याद आते हैं। मुन्ना खान जी हमने बोले पाकिस्तान, चाइना, आप ही बोल रहे हो। सवाल अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि चंदा का हिसाब, चंदा चोर है, 1400 करोड़ का चंदा आज तक डिटेल मांगते रह गए अशोक सिंघल जी, उनको नहीं मिला। लेकिन मुन्ना खान जी यहाँ एक सवाल और उठता है, आप भारतीय जनता पार्टी को मौका देते हैं राम राम कहने का, इसलिए वो उस मुद्दे को लेकर उठते हैं। मैं ये सवाल सपा से भी कर रही थी, मैं ये सवाल आपसे भी कर रही हूँ। प्रियंका जी प्रभारी थी यूपी की, राहुल जी भी यहाँ पर आए, केदारनाथ दर्शन करने के लिए गए हैं, इतना दिन हो गया कोर्ट का फैसला आए हुए, वो क्यों नहीं आते? आप भी आइए ना, जब सब आ जाएंगे तो सबका मंदिर हो जाएगा। आप उन्हें मौका क्यों देते हैं कि वो खुद राम राम अकेले कर सके? आप मैं जवाब दे दूं जी, जवाब दे दूं जी। देखिए, भगवान श्री राम सभी के भगवान है, आदर्श है। मित्र हमें सुन ले, इस तरीके से डिबेट नहीं होगी। भगवान श्री राम सभी के आदर्श है। भारतीय जनता पार्टी भगवान का इस्तेमाल सिर्फ फायदे के लिए करती है,
उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी राम राम करती है, वही भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में जाके जय हनुमान करती है। तब भगवान को भी पता चल चुका है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ फायदे के लिए भगवान को इस्तेमाल करती है, क्योंकि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी ने राम राम नहीं कहा, उन्होंने वहां जय हनुमान कहा, क्योंकि उन्हें वहां जय हनुमान से फायदा मिल रहा था। अब उत्तर प्रदेश फैजाबाद आती है, भगवान भी समझ गए लोगों के साथ भगवान भी नहीं है। मुस्लिम बजरंग बली ने तीर उड़नछू हो जाएंगे, तो अब भगवान भी समझ रहे इन चंदा चोरों का साथ अब भगवान नहीं देंगे। भगवान समझ गए जिस राज्य में बीजेपी को फायदा होगा उस राज्य में उस भगवान को याद करेंगे। अगर ये गुजरात जाते हैं वहाँ डांडिया खेलते हैं, कर्नाटक आते हैं जय हनुमान कहते हैं। अरे तो मुन्ना खान जी, आपको किसने रोका है? मुन्ना खान जी, आपको और आपकी पार्टी को किसने रोका है? आप भी आइए ना, सब त्योहारों में पूरी तरह से डांडिया भी खेलिए। केदारनाथ तो आप जा ही रहे हैं, उस यात्रा में आप कांग्रेस के पदाधिकारियों को भी बुला लेते, आप भी करिए उसका राजनीतिकरण। देखिए, कांग्रेस पार्टी सभी भगवान का सम्मान करती है, सभी जात का सम्मान करती है, किसी भगवान में भेदभाव नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी जितना श्री राम का सम्मान करती है उतना जय हनुमान का, काली का भी, दुर्गा का भी। ये नहीं कि अगर चुनाव में फायदा हो रहा हो तो जय बजरंग बली, उत्तर प्रदेश आ गए तो जय श्री राम। जल्दी से छोटा सा जवाब दीजिएगा, फिर मुझे नवीन जी के पास जाना जी। ये नहीं चलेगा। मैं छोटा सा स्टेटमेंट दे दूं। आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने अभी एक चुनाव सभा में बोला, देखिए मैं जनता को बताना चाहता हूं, मैं केदारनाथ यात्रा पे गया और पैदल गया। जनता ने कहा नहीं यार राहुल जी हेलीकॉप्टर से जाइए। एक बेचारे ने इनकी वीडियो हेलीकॉप्टर से उतरते हुए केदारनाथ की, और वो दोनों ज्वाइंट करके भेज दी। देखिए राहुल गांधी केदारनाथ हेलीकॉप्टर। प्रदीप जी, प्रदीप ये सब चलता रहेगा, वो उनकी निजी यात्रा थी, उन्होंने ऐसा किया नहीं था, आप समझता कुछ भी करें, ठीक है। दुकान नहीं चलेगी, बात करो। ठीक है प्रदीप जी, मैं आपके पास आती हूँ, नवीन जी के पास पहले मैं जाऊंगी। नवीन दुबे जी, ये चंदे की बात का जवाब है जिन्होंने चोर बोला। नवीन दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन जी, जिस तरह से राम मंदिर को लेकर भारतीय जनता पार्टी 24 तक इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती, और समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस ये आरोप तो जरूर लगा रहे हैं, लेकिन ये एक तरह से मौका भी देते हैं। राम मंदिर किसी अकेली पार्टी का मुद्दा था नहीं, पर क्योंकि ये तमाम पार्टियां उसे अपनाना नहीं चाहती हैं, और ऐसे में यदि भारतीय जनता पार्टी उसका फायदा उठा रही है तो कितना गलत है, आप बताइए। देखिए प्रियंका जी, सबसे बड़ी चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी ये कहे कि मैं धर्म की राजनीति नहीं करती है, ये सर्वथा गलत है। निश्चित तौर पर भाजपा की बुनियाद जो है वो धर्म की राजनीति पर टिकी हुई है, ये स्वीकार करना पड़ेगा। दूसरी चीज आती है समाजवादी पार्टी के हमारे मित्र बैठे हैं आर्या जी। आर्या जी कहते हैं कि साहब हम भी राम भक्त हैं, कतई नहीं कह सकते, इसको जनता स्वीकार नहीं करेगी। आपकी पार्टी में बैठे स्वामी प्रसाद मौर्य भगवान राम के जी बिल्कुल महान ग्रंथ जो गोस्वामी तुलसीदास का रचित हर हिंदू के घर में होता है, वो रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ते हैं, आप उसका स्वागत सम्मान करते हैं। आपकी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की हिम्मत नहीं होती है कि उसका विरोध करें, ऐसे पार्टी को निकाल के व्यक्ति को निकाल के पार्टी से बाहर कर दें, हिम्मत नहीं जुटा। तीसरी बात कांग्रेस की आती है, कांग्रेस कहती है कि श्री राम तो काल्पनिक है, इनका तो कहीं अस्तित्व ही नहीं था, राम सेतु का कहीं अस्तित्व नहीं था, लेकिन आज भाजपा भी कह रही है कि राम सेतु का कोई अस्तित्व नहीं था। तो इस तरीके की चीजें जो भारत की राजनीति में की जा रही हैं, निश्चित तौर पर इस देश की जनता के साथ कहीं ना कहीं तीनों पार्टियां मिलकर छल कपट करने का काम कर रही हैं। मुझे जहां तक राम मंदिर का प्रश्न है, राम मंदिर हिंदुओं की, इस देश के 80% निवासियों की आस्था का प्रश्न है। अब उसको राजनीति में लाके अली और बजरंगबली किया जाएगा तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये विषय उठते हैं कि इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। राजनीति आपको करनी है, आप मुद्दों पर करिए। आज की तारीख में आप देखें तो तमाम ऐसे विषय हैं इस देश के अंदर, बेरोजगारी है, महंगाई है। शायद नवीन जी से संपर्क हमारे यहाँ पर टूट गया है। प्रदीप जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, जवाब दीजिएगा। प्रियंका जी मैं जवाब देता हूँ। प्रियंका जी पहले मैं जवाब देना चाहूंगा। प्रियंका जी अभी हमारे साथी तो बोल रहे थे, आई डोंट नो चोर कांग्रेस पूरा महकमा गांधी परिवार का जो देश को लूटे बैठा हो, उनको चंदा चोर दिखाई दे रहे हैं। जो देश की चोरी करे बैठे हैं उन्हें चंदा दिखाई दे रहा है।
जो जमानत में घूम रहे हो, देश की जो जनता 5,000 जानती करोड़ है रुपए खाए बैठे जनता राहुल के, जी के नाम उन्हें नहीं जेल में प्रदीप जी उसके लिए जांच कराइए। आप लगातार जांच करा रहे हैं, जांच उससे चल पहले रही है, कोर्ट जी में चल रहा है। आज तक नहीं बताया कि राहुल गांधी को जांच के लिए बुलाया, क्या क्या पूछा बताया ही नहीं, क्या पूछा बताया नहीं। लेकिन प्रदीप जी चंपत राय जी ने भी जरा सा आके बयान दिया था, उसके बाद आके उस पर क्या प्रोग्रेस हुई है वो जानकारी ना आप दे रहे हैं ना वो दे रहे हैं। जी, चंपत राय जी ने जो इन्होंने विपक्षियों ने जो एक मत होके उठाया था चंदे के मुद्दे को लेकर, चंपत राय जी ने मीडिया के ऊपर माध्यम से सब कुछ बताया और ये भी कहा कि मीडिया जिस दिन सवाल दोबारा आएगी और पूछेगी मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, एक एक पाई के लिए। जी, मीडिया के माध्यम से बोल दो, मीडिया सारे चंदा खा गए, अरे यार चोरों के सरदार जो तुम भारतीय जनता पार्टी चोरी कर गई। ठीक है महेश जी पास से कर लीजिएगा, समय नहीं है मेरे पास। महेश जी समय नहीं, आपको शर्म नहीं आती? जो हमारे ऊपर अभी जो सज्जन बोल रहे थे, डायलॉग दे रहे थे, तो उन्होंने बोला कि समाजवादी पार्टी इसका विरोध करती है। मैं और जो सबसे बड़ा राम भक्त जो भारतीय जनता पार्टी को सर्टिफिकेट देके गए, मैं कहना चाहता हूँ उनकी पार्टी में जो पूरे हाउस में आज भी रिकॉर्ड है, उसमें उनकी पार्टी का नेता बोलता है, सुन लें अभी आगे वो, तो उन्होंने बोला था कि विस्की में विष्णु बसे, जिनमें सीता जानकी और ठर्रा में हनुमान। तो ये कौन है? नरेश अग्रवाल जो है हाउस में थे और उन्होंने इस बात को किया कि पार्टी में। अरे महेश जी अपने गिरेबान में आप झांक लीजिए, यदि आपने कोई खंडन आपकी पार्टी ने किया हो तो आप बोल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का देना चाहूंगी। प्रदीप जी बहुत धन्यवाद, महेश जी बहुत धन्यवाद, मुन्ना जी आपका धन्यवाद और नवीन जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी कैबिनेट की बैठक अयोध्या में होने वाली है और माना यह जा रहा है कि योगी कैबिनेट की बैठक के बाद राम मंदिर के निर्माण कार्य के जायजे के बाद कुछ बड़ा फैसला अयोध्या को लेकर सामने आ सकता है। अब 24 के पहले अयोध्या में और क्या क्या विकास होता है और अयोध्या को लेकर क्या बड़े फैसले आते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि अयोध्या का ये राम मंदिर और राम मंदिर का ये कॉरिडोर बीजेपी के लिए सत्ता के पास तक पहुंचने का रास्ता जरूर है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।